नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु बम का इतिहास। परमाणु बम का इतिहास। मित्रों, जहाँ तक परमाणु बम के इतिहास की बात है तो इसकी शुरुआत होती है 1945 से। इसकी शुरुआत होती है 1945 से 1945 से परमाणु बम का जो इतिहास है वो वहाँ से शुरू होता है। और 1945 मित्रों वह समय है, 1945 वह समय है जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड का अंत होता है। और 1945 में ही परमाणु बम का जो विश्व में सर्वप्रथम परीक्षण करता है अमेरिका करता है, तो वो 1945 में ही करता है अमेरिका। अब देखिए कि एक तरफ 1945 वह समय है जहां सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग अपने अवसान की अवस्था में है, और वहीं पर परमाणु बम का जो प्रथम विस्फोट है वो अमेरिका करता है। अर्थात हमारे कहने का आशय ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का अवसान और परमाणु युग का आगमन, परमाणु शस्त्र का आगमन, वो दोनों लगभग साथ साथ ही होता है। ये अजब संयोग है कि एक तरफ आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का समापन हो रहा है और दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर एज है, जो परमाणु शस्त्र का आगमन है, उसका आगमन होता है। और मित्रों, ये जो न्यूक्लियर वेपन है, जो ये परमाणु बम है, हम ये कहें कि परमाणु बम ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समापन में, सेकेंड वर्ल्ड वार के अवसान में बहुत ही निर्णायक भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले किया, तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, तब जाकर के जापान ने समर्पण किया और सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है। तो जो दो शहर हैं, हिरोशिमा, यहाँ पर जो बम गिराया गया, एटम बम जो गिराया गया, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। और इस पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया और इसका नाम था फैटमैन। तो मित्रों, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर गिराया 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैटमैन। तो जब अमेरिका ने जापान के इन दो शहरों पर बम गिराए, तब जाकर के जापान ने अंततः 14 अगस्त 1945 को 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया
और तब जा कर के सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत होता है। अगर अमेरिका जापान के इन शहरों पर परमाणु बम न गिराता तो शायद जापान इतनी जल्दी सरेंडर न करता। तो हमारे कहने का आशय ये है कि परमाणु बम ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समापन में बहुत ही केंद्रीय भूमिका, बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया और इन्हीं की वजह से जापान ने अंततः 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया। और मित्रों, जो ये लिटिल बॉय बम था जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया, ये यूरेनियम बेस्ड था। ये बम जो था, ये बम यूरेनियम बेस्ड था और ये बम लिथियम बेस्ड था। जो नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, ये लिथियम बेस्ड बम था। और सेकेंड वर्ल्ड वार का जब समापन होता है तो कितनी नई सारी चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल फलक पर उभर कर के आती हैं। तो देखिए, जैसे होता है ना कि जब किसी चुनौती का अंत होता है तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। तो इधर सेकेंड वर्ल्ड वार का अवसान होता है, उधर इंटरनेशनल लेवल पर तमाम सारी चीज़ें, नई नई चीज़ों का आगमन होता है। जैसे क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो जाता है तो अंत होने के बाद क्या क्या नई चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। कोल्ड वार का प्रारंभ हो जाता है। नंबर दूसरा क्या हुआ कि यूएसए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में उभर करके आता है और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय होता है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की जो एक सुपर पावर की स्थिति थी उसका अवसान होता है, शक्ति का अवसान होता है। और जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, जो तृतीय विश्व के राष्ट्र हैं, इनकी राजनीतिक आज़ादी का दौर प्रारंभ होता है। देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार का अवसान होता है, उसका समापन होता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तमाम सारी नई नई चीज़ें आती हैं। कोल्ड वार का प्रारंभ हो जाता है। यूएसए न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में उभर करके सामने आता है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बाइपोलर वर्ल्ड का उदय होता है। यूके और फ्रांस की जो शक्ति है उसका अवसान होता है और तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं उनकी राजनीतिक आज़ादी का प्रारंभ हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मित्रों जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो सिनारियो उभर करके आता है तो उसमें ये नई नई चीज़ें उभर करके आती हैं।
और हमारे ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमाणु बम है, इस परमाणु बम ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित किया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यहीं से एक जो न्यूक्लियर रेस होती है वो प्रारंभ होती है और फिर इस न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पर जो राष्ट्रों के बीच जो युद्ध का नेचर है वो बदल जाता है। पहले जो राष्ट्र थे वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के एक दूसरे पर आक्रमण कर देते थे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के आगमन ने एक प्रकार से उनके ऊपर जो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के झगड़े होते रहते थे उनको रोकने का भी काम किया है। हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन एक प्रकार से उनके बीच एक भय पैदा हो गया है, तो वो डायरेक्ट आक्रमण से बचने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अब हम आते हैं कि जो परमाणु बम का इतिहास है, जो कि आज हमारा मेन पॉइंट है, उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये जो परमाणु बम है, जो परमाणु बम है, इसका जो जनक माना जाता है जनक जो माना जाता है वो है जे रॉबर्ट ओपेन हाइमर। ये जनक हैं। परमाणु बम का जो जनक है वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को माना जाता है। ये अमेरिका के भौतिक विज्ञानी थे। तो इन्होंने, ये भौतिक विज्ञानी थे, ये भौतिक विज्ञानी थे और ये मैनहट्टन योजना के तहत, मैनहट्टन योजना मैनहट्टन योजना के अंतर्गत, मैनहट्टन योजना के अंतर्गत जो लेबोरेटरी थी, लॉस अल्मास प्रयोगशाला, लॉस अल्मास प्रयोगशाला। मित्रों, परमाणु बम का जो इजाद किया गया वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नामक भौतिक विज्ञानी अमेरिका के थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार की जो मैनहट्टन योजना थी उसके अंतर्गत लॉस अल्मास प्रयोगशाला, लॉस अल्मास लेबोरेटरी में इन्होंने परमाणु बम का इजाद किया। इसीलिए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। और जो विश्व में जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है, विश्व का जो प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट है वो अमेरिका करता है और इसी वजह से अमेरिका विश्व का प्रथम परमाणु संपन्न राष्ट्र माना जाता है। फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड जो है अमेरिका को माना जाता है। वो परीक्षण किया गया 16 जुलाई 1945 को। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में परमाणु परीक्षण किया और इसका जो कोड नेम था इस परीक्षण का जो कोड नेम था वो था ट्रिनिटी, TRINITY।
ये कोड नेम था। तो अमेरिका द्वारा जो 16 जुलाई 1945 को प्रथम न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया वो न्यू मैक्सिको में किया गया और उस ऑपरेशन का कोड नेम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मित्रों ये जो है ये एक ईसाई धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है। ट्रिनिटी जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो ट्रिनिटी का आशय ये है। और उसके बाद अब देखिए 16 जुलाई को वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है और 6 अगस्त और 9 अगस्त को वो जापान के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में हिरोशिमा और नागासाकी ही ऐसे 2 उदाहरण हैं जहां पर परमाणु बम गिराया गया और उसके बाद अभी तक कहीं नहीं गिराया गया है। तो इधर वो जुलाई में टेस्ट करता है, उसके बाद वो अगस्त में जापान पर उसको अप्लाई कर देता है। और मित्रों जब अमेरिका ने इस बम को याद किया तो इस पूरे के पूरे रिसर्च से, पूरे के पूरे ऑपरेशन से जो यूएसएसआर था, जो कि यूनाइटेड नेशंस में ही शामिल था, मतलब जो मित्र राष्ट्र थे, संयुक्त राष्ट्र, तो इस पूरी की पूरी योजना से यूएसएसआर को अमेरिका ने बिल्कुल एकदम गुप्त तरीके से अपना काम किया। तो जब ये चीज़ें दुनिया के सामने आई तो इसको लेकर के यूएसएसआर बड़ा चिंतित हुआ, ये यूएसएसआर को बड़ा नागवार गुजरा। तो उस समय जो यूएसएसआर के नेता थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, यूएसएसआर को उस समय लीड कर रहे थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर को लीड कर रहे थे। ये चीज़ उनको बड़ी ही मतलब नागवार गुजरी कि बताइए हम मित्र होते हुए भी इतनी बड़ी चीज़ें हमसे छिपाई गई। तो ये एक प्रकार से विश्वासघात उन्होंने माना। और उसके बाद फिर यूएसएसआर ने जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में परमाणु बम को ईजाद करने के लिए काम शुरू किया। वैज्ञानिकों ने बड़ा मेहनत किया और उसके बाद यूएसएसआर दुनिया का दूसरा राष्ट्र है। यूएसएसआर दुनिया का दूसरा राष्ट्र था, क्योंकि अब यूएसएसआर है नहीं, तो उसका जो उत्तराधिकारी है रूस है। इसने 29 अगस्त 1949 को परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण किया और इस परीक्षण का उसने जो कोड नाम दिया वो था लाइटनिंग, फर्स्ट लाइटनिंग, फर्स्ट लाइटनिंग। फर्स्ट लाइटनिंग ये कोड नेम था। तो यूएसएसआर ने अमेरिका द्वारा छिपाए गए रहस्य को अपनी बेइज्जती माना और उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया, मतलब वो लीड कर रहे थे, मतलब राजनीतिक नेता थे, बाकी तो वैज्ञानिकों की टीम अलग थी। तो वैज्ञानिकों ने बड़ा मेहनत किया और 29 अगस्त 1949 को यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण कर दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि हम भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हम भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। और इस प्रकार से यूएसएसआर और आज का रूस जो है वो सेकंड न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बना। और मित्रों जो ये यूएसएसआर है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत, यू फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इस प्रकार से 29 अगस्त 1949 को यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया
और विश्व का दूसरा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। और इस योजना का जो इस परीक्षण का जो कोड नाम था वो था फर्स्ट लाइटनिंग। फर्स्ट लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स ये होता है कि जो आकाश की बिजली होती है, लाइटनिंग मीन्स, और फर्स्ट माने पहला, यानी कि प्रथम आकाशीय बिजली। फर्स्ट लाइटनिंग का हिंदी हो जाएगा प्रथम आकाशीय बिजली। तो इसने कोड नाम दिया प्रथम आकाशीय बिजली या फर्स्ट लाइटनिंग। उसके बाद जो तीसरा राष्ट्र है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है वो है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। वो तीसरा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है जिसने कि 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1952 है। 3 अक्टूबर 1952 को परमाणु परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण किया। तीन अक्टूबर 1952 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन परमाणु परीक्षण करता है और वो तीसरा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। और ब्रिटेन ने जो परमाणु परीक्षण किया था वो ऑस्ट्रेलिया में किया था। ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है मोंटेबेलो द्वीप। मोंटेबेलो द्वीप मोंटेबेलो द्वीप पर परीक्षण किया। तो इंग्लैंड ने 3 अक्टूबर 1952 को परमाणु परीक्षण किया और तीसरा न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बना। और उसने जो परीक्षण किया वो ऑस्ट्रेलिया के मोंटेबेलो द्वीप पर किया। और इसके बाद फ्रांस आता है जो कि चौथा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना और उसने फरवरी 1960 में फरवरी 1960 में 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया और फ्रांस ने जो परीक्षण किया वो सहारा का जो रेगिस्तान है सहारा के रेगिस्तान में किया था फ्रांस ने ये परमाणु परीक्षण। और इस प्रकार से फ्रांस जो है वो विश्व का चौथा परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। फ्रांस विश्व का चौथा परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। और इसके बाद चीन ने परमाणु परीक्षण किया और वो चीन जो कि हमारा पड़ोसी है और एक बड़ा राष्ट्र है, उससे हमारे बहुत ही अच्छे संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से रहे हैं। लेकिन वो 62 का वार था जहाँ थोड़ा सा काफ़ी गड़बड़ियाँ हो गई थी और संबंध बहुत ही निचले स्तर पर पहुँच गए थे। फिर उसके बाद उसमें सुधार हुआ। तो 5वें नंबर पर आता है चीन, चीन ने परमाणु परीक्षण किया 1964 में। हाँ, अक्टूबर 1964 चीन ने परमाणु परीक्षण किया
परमाणु परीक्षण किया। मित्रों डेट है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना प्रथम परीक्षण किया और इस प्रकार से चीन जो है वो 5वां परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। और चीन ने अपना जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1967 में किया था। चीन द्वितीय परमाणु परीक्षण। तो चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 को किया और दूसरा परीक्षण 1967 में किया। और इस प्रकार से चीन जो है विश्व का 5वां परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। मित्रों देखिए 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया था। तो उस युद्ध में हालांकि हमारी हार हुई, तो वो भारतीय सेना की हार नहीं थी, वो राजनीतिक नेतृत्व की हार थी, उसको हम ऐसा समझते हैं। देखिए 1962 में युद्ध होता है और 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। तो हमारे ऊपर अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा प्रेशर आ गया भाई, चूँकि अभी हाल ही में युद्ध खत्म हुआ है और चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। हम प्रेशर में तो थे ही, उसके साथ साथ क्या हुआ कि 62 में चाइना ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, तो हम और प्रेशर में आ गए भाई, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी को लेकर के मतलब एक प्रकार से आश्वस्त होना ज़रूरी है भाई। हमारे बगल जो हमारा पड़ोसी है उससे हमारे टेंशन भी हैं, वो मतलब कि संबंध ठीक भी नहीं चल रहे हैं और वो नए प्रकार के हथियार बना रहा है, तो इससे मतलब ये लाजिमी है कि एक थ्रेट पैदा होगा ही होगा। तो इसीलिए फिर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाया। हालांकि हमारा न्यूक्लियर कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हो गया था, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भाई हम लोग तो शांति के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन जब ज़बरदस्ती युद्ध थोपा जाता है मित्रों, तो युद्ध लड़ना भी चाहिए, नहीं तो फिर वो कमजोरी का परिचायक हो जाता है। फिर उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए वो जो 62 का वार है उससे एक्सपीरियंस लेते हुए फिर चाइना के परमाणु परीक्षण को देखते हुए फिर इंदिरा जी की सत्ता आती है। फिर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के संबंध में एक प्रकार से वैज्ञानिकों को निर्देश दिया, उन लोगों ने काम करना शुरू किया और अंततः फिर हम लोगों ने क्या किया कि 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। प्रथम परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया। और इसका जो कोड नेम था इस परीक्षण का वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। अठारह मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया, उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और इस प्रकार से भारत जो है वो विश्व का छठा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना, छठवां परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। और हम लोगों ने जो दूसरा परीक्षण किया वो 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को जो है द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। द्वितीय परमाणु परीक्षण भारत ने किया और इस परीक्षण का जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति। तो भारत छठा न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना और भारत ने जो 11 मई 1998 को जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, अपना परमाणु बम का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता है। पाकिस्तान अपना प्रथम परमाणु परीक्षण करता है। और इस परीक्षण को पाकिस्तान ने कोड नेम दिया चागाई फर्स्ट। चागाई फर्स्ट कोड नेम CHAGAI, चागाई फर्स्ट। मित्रों, ये जो चागाई है, चूँकि चागाई स्थान पर किया गया, ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वो उसमें आता है चागाई, तो इसको उसने कोड नेम दिया चागाई फर्स्ट। तो इस प्रकार से पाकिस्तान विश्व का 7वां परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। पाकिस्तान विश्व का 7th न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। और इसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया और वो विश्व का 8वां न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। वो करता है परीक्षण 9 अक्टूबर 2006 को। 9 अक्टूबर 2006 को उत्तर कोरिया अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया ने। और इस प्रकार से नॉर्थ कोरिया जो है 8वां परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है। और नॉर्थ कोरिया तो आए दिन अपने न्यूक्लियर बम को लेकर के रोज़ धमकी देता रहता है कि अगर हमको ज़रा से भी छेड़ने की कोशिश की गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो एक प्रकार से थ्रेट दिखाते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान है जो भारत को ये कहता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो एक प्रकार से वो एक थ्रेट पैदा करता है इन सब चीज़ों को लेकर के। और उसके बाद मित्रों, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मित्रों दक्षिण अफ्रीका के संबंध में एक बड़ी रोचक बात है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने न्यूक्लियर वेपन को ईजाद कर लिया था, न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, लेकिन अंततः उसने उसको नष्ट करने का निर्णय किया और NPT पर सिग्नेचर कर देता है और अपने को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर देता है। दक्षिण अफ्रीका ने 79 में इसने परमाणु बम का ईजाद कर लिया था। परमाणु बम का इसने ईजाद कर लिया था, लेकिन 1989 में इसने इस कार्यक्रम को रोक दिया। और 1991 में इसने NPT पर सिग्नेचर कर दिया।
और अपने को जो है एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट मतलब गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। तो दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने परमाणु बम का इजाद कर लिया था, लेकिन अंततः उसने उनको नष्ट करने का निर्णय किया, अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया और वो अपने को एनपीटी पर मतलब उसने सिग्नेचर कर दिया, एनपीटी का सिग्नेटरी हो गया और फिर अपने को नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया। तो दक्षिण अफ्रीका अपने आप में एक उदाहरण है। भाई विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी इस ओर चलना चाहिए, लेकिन इस निशस्त्रीकरण के संबंध में बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन अभी बात जहाँ की तहाँ ही है, अभी उसमें कुछ कंक्रीट उभर करके नहीं आता दिख रहा है। और मित्रों भारत के संबंध में एक बात आपको बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, भारत यानी हम लोग, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों से घिरा हुआ है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों से घिरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये भी विश्व का एक बड़ा ही मतलब कि इस प्रकार का अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। तो भाई हमारी समस्याएं कुछ अलहदा हैं, अलग प्रकार की हैं, और हमने तो परमाणु बम अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके तब बनाया जब हमारे लिए खतरा बिल्कुल उपस्थित हो गया था, हमारे पड़ोसी ने बम का इजाद कर लिया था, तब हमने बहुत सोच समझ करके उसको बनाया। और इसके बावजूद देखिए मित्रों भारत की मतलब एक सदासहता देखिए कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, जो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसमें हमने बड़ा क्लियर कट मतलब एक प्रकार से नियम बनाया है, उसमें प्रावधान किया है कि हम किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे परमाणु हथियार, एक चीज़। और दूसरी चीज़ हम पहले नहीं यूज करेंगे परमाणु हथियार। हालांकि ये जो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों, इससे प्रश्न आता है और ज़रूर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अपने किसी सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि इतना होने के बावजूद भी भारत ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में बहुत ही क्लियर कट प्रावधान कर रखा है कि हम किसी भी गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ हम पहले इसके इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी सुरक्षा में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और अन्य किसी राष्ट्र ने इस प्रकार का कोई नियम या कोई पॉलिसी नहीं बना रखी है। तो ये भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही उत्तम प्रकार का उदाहरण है, उत्तम प्रकार का प्रावधान है। तो मित्रों आज हमने आपके सामने जो परमाणु बम का इतिहास है, किस प्रकार से परमाणु बम का इजाद किया जाता है और वो उसका मतलब आविष्कार होता है, फिर अमेरिका ने उसका कहाँ यूज किया, कैसे किया, और फिर उसके बाद किस प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है और राष्ट्रों के बीच एक प्रकार से जो न्यूक्लियर रेस है वो आरंभ हो जाती है। और वो तमाम देश हैं जिसको जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया और उनकी डेट्स बताएं, उनके जो कोड नेम है वो बताएं, वो तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और अब मित्रों जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस के अस्तित्व में आने के बाद जो भी निशस्त्रीकरण से संबंधित संधियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आज मैं उसी पर लेक्चर देना चाह रहा था, वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मित्रों जब हमने संधियों को देखा तो बार बार एटम बम का यूज हो रहा था। तो हमें ये लगा कि हमें सर्वप्रथम
एटम बम कैसे आता है, किसने इसका इजाद किया और किस प्रकार से वो श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेना चाहिए। उसके बाद हम जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डिसआर्मामेंट से संबंधित संधियाँ आती हैं, अगला लेक्चर हमारा उसी पर होगा। इसीलिए इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इस पर आज वीडियो बनाया और आपके सामने इन तथ्यों को प्रस्तुत किया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।